अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों और क्रिकेट के परस्तारों। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और आज क्रिकेट की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। मैं हूं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एहसान कुरैशी और सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल क्रिक बूम विद ईक्यू को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में फैलाएं। और आज तो आप जानते हैं, आपने मैच तो देखा ही होगा, लेकिन अभी अभी जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर आई है कि बाबर आजम को पाकिस्तान टीम का टेस्ट टीम का भी कप्तान नामजद कर दिया गया है। वनडे इंटरनेशनल और T20 के बाद वो तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान की कप्तानी करेंगे। और उनका जो पहला असाइनमेंट होगा वह दौरा न्यूजीलैंड होगा, जहां पर पाकिस्तान की टीम ने 3 2020 इंटरनेशनल खेलने हैं और 2 ICC टेस्ट चैंपियनशिप के मैच खेलने हैं। पाकिस्तान के लिए आज जो है वो बिल्कुल एक आसान तर निवाला साबित हुआ। जिम्बाब्वे की टीम, पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे की टीम को आज 8 विकेटों से भरपूर शिकस्त दी और एक बार फिर जो लेजेंडरी लेग स्पिनर अब्दुल कादर के साहबजादे उस्मान कादर ने अपना जादू जगाया और बिल्कुल उनको स्पिन आउट कर दिया। जिम्बाब्वे की टीम को आज बड़ी आसानी के साथ 4 विकेटें सिर्फ 13 रन पर हासिल की उन्होंने और पाकिस्तान की जीत पर अपनी मोहर सबक कर दी। और बिल्कुल ये जैसे क्लीन स्वीप होता है ना, वाइट वॉश किया। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर जो है वो बाबर आजम की है। आप पूरा दिन मैच देखते रहोगे। अभी अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, एहसान मानी ने उनको नामजद किया है बाबर आजम को। अब बहुत से सवाल इस पर उठते हैं। लोग ये कहते हैं, हालांकि बाबर आजम जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं, जो उनकी फॉर्म चल रही है, सुपर फॉर्म में, आज देखें उन्होंने बड़ी एक कुर्बानी दी कि आज वो बैटिंग भी करने नहीं आए और यंगस्टर को आजमाया और बड़ा खुशाइंद रहा कि यंगस्टर ने, चाहे वो खुशदिल शाह हो जो अपना मैच खेल रहे थे, आज उन्होंने बड़ी भरपूर इनिंग्स खेली। 32 रन बनाए, वो आउट हुए बगैर 15 गेंदों पर 3 चौके 3 छक्के। और सबसे पहले जो अब्दुल्ला शफीक जो है उनको आज T20 कैप दी गई। उन्होंने भी आज एक शानदार इनिंग्स खेली, 41 रन बनाकर नॉट आउट रहे। लेकिन असल बात जो है कि बाबर आजम की कप्तानी जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ बड़ी आसान रही, क्योंकि इतनी ताकतवर टीम नहीं है पाकिस्तान ने। हालांकि पाकिस्तान ने एक वनडे इंटरनेशनल के ख़िलाफ़ हारा, उसमें काफ़ी सवाल उभरे, लेकिन उस मैच में भी बाबर आजम ने सेंचुरी बनाई थी। लोगों का इसमें मुख्तलिफ नज़र रह के उनके ऊपर दबाव आएगा। अब ये जो न्यूजीलैंड का टूर होगा उनके लिए बड़ा मेक एंड ब्रेक होगा। अब देखना है कि वो इसमें जो है कैसा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम जो है ना बड़ी तगड़ी टीम है, बड़ी पावरफुल टीम है। चाहे वो टेस्ट चैंपियनशिप हो, चाहे वो वनडे इंटरनेशनल हो, चाहे वो T20 मैचेस हो। तो मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा बाबर आजम के लिए। अब जो फैसला किया है ये सारा जो है ना आपको पता चलेगा। जिम्बाब्वे का टूर जो है बड़ा आसान था, पाकिस्तान ने आसानी के साथ दोनों वनडे इंटरनेशनल और T20 सीरीज़ जीती, कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अब देखते हैं कि बाबर आजम जो हैं इससे कैसे नंबरदार आजमाते होती हैं न्यूजीलैंड के टूर में। न्यूजीलैंड के जो पिछले दौरे थे उसमें हमारी टीम ज़्यादा अच्छी नहीं थी। टेस्ट सीरीज़ भी हम हार गए थे, वनडे भी हार गए थे, T20 भी हम हारे। अब देखना ये है कि उनकी ताकतवर टीम के साथ पाकिस्तान का टूर ये रहता है। और दूसरी जो बड़ी खबर है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास जो है एक कल हुआ था, वो 49वां था, आज 50वां इजलास हुआ और उसमें भी कई फैसले किए गए, जिसमें ये फैसला ये किया गया कि क्रिकेट की कारकर्दगी कैसी रही है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो अनाउंस किया गया है उस पर भी बातचीत हुई। लेकिन उसमें यह है कि एक नई खातून जो हैं उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आई हैं, उनका नाम है आलिया जफ़र। बिल्कुल अननोन है और लोग इस पर बड़े सवाल उठा रहे हैं कि इतना बड़ा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उसमें कोई क्रिकेटर नहीं है। क्रिकेटर का होना ज़रूरी है। माजिद भट्टी ने हालांकि फोरकास्ट की थी कि शाहिद आफरीदी और सना मीर आए, लेकिन मेरा ख्याल है कि क्योंकि वो हम ख्याल ग्रुप के नहीं हैं, शाहिद आफरीदी तो खुल के बात करते हैं, किसी डर है, तो मेरा ख्याल है इस वजह से ये रिस्क नहीं लिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। लेकिन उसमें एक जो और सिलेक्शन हुई है उसमें है जावेद कुरैशी जो है पाकिस्तान अंडर-19 के कप्तान रह चुके हैं आज से कोई मेरा ख्याल है 30 साल के करीब, और बहुत बड़े फाइनेंस के माहिर हैं। और उनका ताल्लुक़ किससे है? एक बहुत बड़े कमेंटेटर, बहुत बड़े राइटर और बहुत बड़े जर्नलिस्ट उमर कुरैशी के साहबजादे हैं। उनको डायरेक्टर रखा गया है, फाइनेंस के बड़े एक्सपर्ट हैं। अच्छा, कल जो है वो पाकिस्तान की 35 रुकनी टीम का ऐलान होगा। मिसबाह-उल-हक वो टीम का ऐलान करेंगे। आखिरी उनका असाइनमेंट होगा जिसमें 35 खिलाड़ियों को मुंतखब किया जाए, जिसमें पाकिस्तान के शाहीन भी शामिल है। अब देखते हैं कि लेकिन आसान होगा सिलेक्शन, क्योंकि जब 35 खिलाड़ियों को सिलेक्ट करना होता है इतना मुश्किल नहीं होता, बड़ी आसानी के साथ वो मेरा ख्याल है। लेकिन इसके बावजूद भी मेरा ख्याल है उसमें जाहिद महमूद जो लेग स्पिनर बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, दाद हुसैन के ताल्लुक है, और कराची के हमारे फास्ट बॉलर ताबिश खान
मेरा ख्याल है उनसे भी पासपोर्ट नहीं बनाया गया। तो मेरा ख्याल है आसान होगा, तनकीद तो बहरहाल होगी 35 पे भी कि मिसबाह-उल-हक जो है वो किस तरह की टीम बनाते हैं और उसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। आखिरी असाइनमेंट है, लेकिन सुना है कि इसके बाद जो है मोहम्मद अकरम जो है वो दिसंबर में जो है वो चीफ सेलेक्टर का ओहदा जो है वो संभालेंगे, क्योंकि आजकल वो पेशावर ज़ल्मी से उनके डायरेक्टर ऑपरेशन हैं। और जो बड़ी ख़बरें हैं उसमें एक ये भी ख़बर है कि ज़बरदस्त आज दिन रहा। PSL सीज़न 5 के जो प्ले ऑफ्स हैं वो कराची के नेशनल स्टेडियम में खेले जाने वाले हैं। खिलाड़ी उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। आज जो है वो कराची किंग्स की टीम ने तैयारी की, उधर पेशावर ज़ल्मी जो है एक प्रैक्टिस मैच खेल लिया मोइन खान अकेडमी में, और बाकी टीमें जो हैं खिलाड़ी जो है आज जैसी सीरीज़ ख़त्म हुई है तो मेरा ख्याल है कि पहुंचना शुरू हो जाएंगे और अपनी अपनी टीमों को ज्वाइन करें। बाबर आजम जो है कराची किंग्स को ज्वाइन करेंगे। आज कराची किंग्स का बड़ा एक्सटेंसिव सेशन हुआ लाहौर कलंदर, और उसके बाद जो है वो दो टीमें जो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि वो इससे बाहर हुई है। 2 मरतबा की चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और दिफाई चैंपियन क्वेटा ग्लेडिएटर तो बाहर हो चुके हैं। 4 टीमें, मुल्तान सुल्तान ने टॉप किया है, नंबर 2 आई थी कराची किंग, तीसरे नंबर पर लाहौर कलंदर और चौथे नंबर पर पेशावर ज़ल्मी। तो ये प्ले ऑफ खेलेंगे और इसका इफ्तिताई मैच जो है वो मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स के दरमियान खेला जाएगा। जो टीम उसमें जीतेगी वो सीधा फाइनल में जाएगी, और जो टीम हारेगी वो दोबारा खेलेगी प्लेऑफ में और उसके बाद अपनी जगह बनाएगी। अब देखते हैं कि उसमें क्या होता है, लेकिन बड़ी एक्टिविटी जो है वो नेशनल स्टेडियम के गिर्द है। सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा हिसार है। कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं, बड़े तरीके से प्रोटोकॉल्स हो रहे हैं और बहुत बड़ा सिक्योरिटी की सख्त है। आज लोगों को तकलीफ भी हुई जब टीमें आती हैं तो तमारन रोड बंद कर दिए जाए, जिसमें हम भी शामिल थे। जब हम गए तो हम 1 घंटा जो है नेशनल स्टेडियम के गुड घूमते रहे। लेकिन बहरहाल ये जब आपको ये 5-6 दिन तो तकलीफ बर्दाश्त करना होगी। माजी में भी कराची के लोग जो कि हसन स्क्वायर के गिर्द रहते हैं या आसपास रहते हैं उनको और बहुत से लोगों को, लेकिन इस दफ़ा तमाशाइयों को तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर पड़ेगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये कोविड का ज़माना है 19 का, तो तमाशाई तो उसमें बिल्कुल नहीं जा सकते। लेकिन बहरहाल काफ़ी इसमें इंसार होगा कि कैसा खेलते हैं खिलाड़ी, और हम आपको इसके बारे में अपडेट करते रहेंगे, बताते रहेंगे। और जैसा कि हमने आपको बताया कि बड़ी ज़बरदस्त तैयारियां नेशनल स्टेडियम में जो है नए स्टाइल पे आपको नज़र आएगा, वो भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो आप जो है हमारे इस यूट्यूब चैनल को फॉलो करते रहें। आपको बड़ी जल्दी और सनसनीखेज़ ख़बरें हम देंगे और ब्रेकिंग न्यूज़ भी देंगे, जैसे कि हमाम ने दिया कि बाबर आजम पाकिस्तान के नए टेस्ट कप्तान भी बन गए हैं। मिसबाह-उल-हक जो है ना वो कल लाहौर में टीम का ऐलान करेंगे। PSL सीज़न 5 जो है वो 14 तारीख से 17 तारीख तक कराची में खेली जाएगी। और इसके अलावा कायदर ट्रॉफ़ी के मैचेस जो हैं वो ब्रेक आएगा, क्योंकि PSL के बाद होंगे। तो बहुत ज़बरदस्त सीज़न चल रहा है। तो अब क्योंकि हम आपकी मुलाकात कराते रहते हैं मुख्तलिफ लोगों से, तो आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं सीनियर एंकर और कमेंटेटर मिर्ज़ा इकबाल बेग से एक ब्रेक के बाद। दोस्तों, जैसे कि हमने बताया था कि आज हमारी मुलाकात जो आपकी करा रहे हैं वो पाकिस्तान के वेल इन्फॉर्म जर्नलिस्ट और एंकर, स्पोर्ट्स एंकर से। इकबाल साहब, आपको सबसे पहले हम खुशामदीद कहते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया एहसान कुरैशी साहब, आप तो मुझसे बहुत सीनियर हैं। जब मैं फील्ड में आया था मैं देखता था आपको रिपोर्टिंग करते हुए APP के लिए, तो आप जैसे सीनियर लोग, और मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैं क्लब क्रिकेट चलाता था तो एक दफा अलकरम स्क्वायर पे जब आप रहते थे तो अपनी वो रेडियो का सुबह मॉर्निंग का एक प्रोग्राम होता था, तो उसकी खबर लेकर आपके पास गया। तो ये अल्लाह ताला का करम है कि आज मैं आपके साथ आपके प्रोग्राम में मेहमान हूँ। अल्लाह आपको खुश रखे। आज बड़ा ब्रेकिंग डे है। आज बोर्ड ऑफ गवर्नर की मीटिंग हुई है। आज पाकिस्तान के बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट का कप्तान बना दिया गया। तो मैं चाहता हूं, क्योंकि आप तो उस वक्त चैनलों की भरमार लगी हुई आपसे इंटरव्यू करने के लिए, तो आप मुझे दोनों चीजें, सबसे पहले कि जो डिसीजन है ये कैसा है, और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में जो लोग आए हैं उसमें कोई क्रिकेटर नहीं है, तो मैं चाह रहा हूं कि इसको आप सम अप करें। देखिए एहसान, सबसे पहले बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एक जमहूरी दौर है, और ऐसा जमहूरी दौर के जहां जिस मुल्क का वजीर आजम खुद पाकिस्तान का क्रिकेटर रहा, और दुनिया की तारीख में आज तक कोई भी टेस्ट क्रिकेटर किसी मुल्क का वजीर आजम नहीं बना। तो इमरान खान साहब मुल्क के वजीर आजम है, जमहूरियत पनप रही है, जमहूरी दौर है, और उस जमहूरी दौर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में गैर जमहूरी अंदाज से फैसले किए जा रहे हैं। लोगों को ला करके उनको बिठाया जा रहा है, बजाय इसके कि आप जमहूरी अंदाज से, आप देखें ना क्लब क्रिकेट नहीं हो रही जब से गुज़िश्ता बरस से, फिर आप देखें रीजनल एसोसिएशंस के ओहदेदारान का तकर्रुर नहीं हुआ, कोई स्टेक होल्डर इस गवर्निंग बोर्ड में है ही नहीं। तो ये सारे अननोन चेहरे, ये 4 आज एक खातून आलिया जफर को लेकर आ गए, वो बैंक ऑफ पंजाब में प्रेसिडेंट के बाद दूसरे सीनियर मोस्ट ओहदे पर हैं।
तो उन्होंने क्या क्रिकेट खेली है, उन्होंने क्रिकेट को क्या कवर किया, हमने तो आज तक नहीं देखा इन लोगों को। तो ये कहां से, ये ऊपर से टपका दिए गए हैं, पैराशूट के जरिए आए, कौन लाएगा? ये जिस अंदाज से क्रिकेट बोर्ड चलाया जा रहा है, जैसे वसीम खान आ गए, वसीम खान बर्मिंघम में पैदा हुए, वही रहते थे, पाकिस्तान के कल्चर से वाकिफ नहीं, लाखों रुपए महाना पर उनको लेकर आ गए, और फिर वो जो आदमी इस क्रिकेट बोर्ड में मुंह टेढ़ा करके इंग्लिश बोलता है या जिसका कनेक्शन इंग्लैंड से है, वो इस क्रिकेट बोर्ड में पनप रहा है, फ्लरिश कर रहा है। आप मिसाल ले लें, जितने लोग लाए हैं, वसीम खान की दोस्ती थी नदीम खान से, नदीम खान भी आ गए, सकलैन मुश्ताक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद जाहिद, अतीकुज्जमा, मैं नाम लूं बेशुमार, फिर वो कमेंट्री भी कर रही हैं, उरूज मुमताज जो है वो विमेन की चीफ सेलेक्टर भी है, उरूज मुमताज जो है वो आर्जी तौर पर विमेन विंग की चेयरमैन भी है। तो हो क्या रहा है, अब ये 4 लोगों का जो एहसान तकर्रुर हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, मैं समझता हूं कि जमहूरियत का कत्लेआम है। क्रिकेट को बिल्कुल एक तबाही के दाने पर, एक ऐसी बंद गली पर ये लेकर चले गए कि जहां से वापसी मुश्किल होगी। आप देखें ना कि पाकिस्तान की रैंकिंग क्या है, नंबर 4 रैंक पर आ गई, नंबर 1 की T20 टीम जब सरफराज अहमद इस तरह मैं एहसान बात कर रहा हूँ कि ये गवर्निंग बोर्ड के कौन कौन से अरकान है। पहले आपको पता है असद अली खान साहब आ गए, वो जो है उनको नॉमिनेट किया गया था एहसान मानी के साथ, अब ये 4 आ गए हैं। चले, इनमें आपने बता दिया था, मैं सुन रहा था कि जावेद कुरैशी पाकिस्तान अंडर 19 के कप्तान भी रह चुके हैं, और किस वजह से कप्तान बने थे सब जानते हैं, लेजेंडरी जो उमर कुरैशी के साहबजादे होने की वजह से वो जिस टीम के साथ कप्तान बनकर गए थे, उस टीम में रिजवानुज्जमा, शोएब मोहम्मद, राशिद खान, बड़े बड़े खिलाड़ी थे, लेकिन जावेद कुरैशी कप्तान बन गए। अब वो इधर आ गए, वो काफी अरसे से आउट ऑफ टच है क्रिकेट से, और बाकी 2 अफराद उनको तो कोई जानता ही नहीं है। तो समझ में नहीं आता क्या दोस्ती यारी निभाई जा रही है। एहसान मानी साहब अपने दोस्तों को ला रहे हैं, क्योंकि एहसान मानी साहब जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कॉर्पोरेट कल्चर के हैं, और जिन लोगों को लाया गया है क्योंकि वो इंग्लिश बड़ी अच्छी बोलते हैं, वसीम खान के दिल को भी भा गए होंगे। तो मेरी समझ में नहीं आता ये लोग कैसे क्रिकेट को चलाएंगे। पहले ही बेड़ा गर्क हो चुका है क्रिकेट का। आप देखें, क्लब क्रिकेट नहीं हो रही, रीजनल क्रिकेट खत्म हो गई तो सिटी की क्रिकेट नहीं हो रही, फिर सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट जो है वो सोशल मीडिया पर हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, कि कायद आज़म ट्रॉफी के लंच के बाद तक का स्कोर जो है वो दे रहे हैं, और जो खबरें होती हैं वो नहीं दी जाती। जब इजलास होता है फ्रेंचाइजेस का पीसीबी के साथ, तो 2 लाइन की खबर आ जाती, जिस पर डॉन में आपने देखा होगा कि स्टोरी मोहम्मद याकूब ने दी। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा ये किस सम्त लेकर जा रहे हैं। हम तो तवक्को कर रहे थे कि एहसान मानी साहब 2003 से 2006 तक आईसीसी के चेयरमैन रहे हैं, तो वो बहुत सारी चीजों को बेहतर अंदाज से चलाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल में 14 बरस का अरसा एक तवील अरसा है। 2006 में थे वो, अब 2020 है, और अब वो चला नहीं पा रहे, और फिर अल्लाह उनकी उम्र दराज करे। माशाअल्लाह 75 बरस के हो चुके हैं मानी साहब, और वो खुद कह रहे हैं कि आइंदा बरस जब अगस्त में उनका टेन्योर खत्म होगा तो वो छोड़ देंगे। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है ये किस सम्त लेकर जा रहे हैं, तबाही और बर्बादी के दहाने पर लेकर जा रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट में। अच्छा बेग साहब, आप बहुत एक तजर्बा रखते हैं और आपको अंदर की खबरें पता थी। बाबर आजम को जो कप्तान बनाया, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि इससे क्या होगा, उनके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ तो नहीं आ जाएगा, क्योंकि एक ही बैट्समैन है जो पाकिस्तान टीम को लेके चलता है। बिल्कुल आपने सही कहा एहसान, के बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट में बनाकर उन पर बोझ डाल दिया गया। हालांकि वो उन्होंने जनवरी 2019 से लेकर अब तक वो जो तीनों फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैट्समैनों की फहरिस्त में पहले नंबर पर है। 2917 रन बनाए बाबर आजम ने वनडे, टेस्ट और T20 में, और विराट को टेस्ट और T20 में 2000 है। तो बाबर आजम ने परफॉर्मेंस तो दी है, लेकिन अभी कप्तानी के गुर उन्हें सीखने की जरूरत है। लोग कहते हैं कि उनकी कप्तानी का रिमोट कंट्रोल जो है वो ड्रेसिंग रूम में या डग आउट में मिसबाह-उल हक के पास होता है, और इसका हमने देख लिया, सही मानों में तजुर्बा भी देख लिया। जो आखिरी वनडे हुआ पाकिस्तान का और जिम्बाब्वे का, उसमें इनिंग्स ओपन करने के लिए जब इफ्तिखार अहमद और उनके साथ खुशदिल शाह आए, तो फिर पता चल गया कि कौन चला रहा है, क्योंकि बाबर आजम नहीं आए, और फिर वो खुद हैरान थे। मैं समझता हूं कि बाबर आजम पर दबाव डाल दिया गया है। अजहर अली पहले आउट ऑफ नो वे उनको बुलाकर सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाकर अजहर अली को कप्तान बनाया गया, जबकि वो खुद कप्तानी छोड़कर चले गए थे। तो समझ में नहीं आ रहा। सरफराज अहमद के बारे में तो अब ये बात आया हो चुकी है कि उन्हें इस्लामाबाद की पहाड़ियों के दामन में वाक़ घर से हिदायत मिली पीसीबी को कि आप जो है सरफराज को कप्तानी से हटा दें, क्योंकि सरफराज ने हिदायत पर अमल नहीं किया। मानचेस्टर में जो वर्ल्ड कप का पाकिस्तान का मैच था भारत के खिलाफ, वहां सरफराज अहमद ने जो है वो भारत को पहले बैटिंग करा दी। बहुत सारे फैक्टर्स हैं।
तो अब एक और तजुर्बा, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, मानी साहब ने खुद ऐलान किया था 2020-21 का जो सीजन है इसमें अजहर अली टेस्ट कप्तान होंगे, तो आखिर क्यों आज जब उनको बुलाया गया गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में हेड ऑफिस में बुलाकर उनको बताया गया, पहले ही बता दिया गया था। बाद लोग इसको इस बात से भी जोड़ते हैं कि अब से चंद माह कबल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पेटर्न इन चीफ वजीर आजम पाकिस्तान से मिसबाउल हक और अजहर अली ने मुलाकात की थी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एतमाद में नहीं लिया था, जिसकी वजह से क्रिकेट बोर्ड के बड़े नाराज हो गए और उन्होंने मिसबाउल हक को पीसीबी के हेडक्वार्टर गद्दाफी स्टेडियम लाहौर बुलाकर सरजनिश भी की थी और उसका नतीजा ये हुआ कि मिसबाउल हक जो बड़े तम तराक के साथ आए थे, 3 कैप्स अपने सर पर सजाकर, उन्हें जो है वो चीफ सेलेक्टर के ओहदे से इस्तीफा देना पड़ा। तो लोग इस कड़ी को उस कड़ी से भी मिलाने की कोशिश करते हैं कि कहीं अजहर अली को भी उस जुर्म की सजा तो अचानक नहीं दी गई, हालांकि सबको पता था उनमें कप्तानी का इतना पोटेंशियल नहीं है, इतने कामयाब कप्तान नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन्हें बैक कर रहा था। तो यही बात है कि अगर सरपरस्ती रहती है तो रहती है। अब बाबर आजम को मेरे ख्याल में वो प्रेशराइज होंगे, न्यूजीलैंड का टूर, एहसान आप भी बैन अल-अक़वामी सतह पर क्रिकेट कवर कर चुके हैं, न्यूजीलैंड का टूर एक ऐसा टूर है जो आजमाइशी टूर होता है जिसमें इम्तिहान होता है, खिलाड़ियों का 2 टेस्ट है, 3 T20 है, मुझे लगता है कि बड़ा टफ टूर होगा। और फिर उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करेगा, उसके बाद ये करेगा कि मिसबाउल हक को हेड कोच के ओहदे से हटाएगा, ये मैं आपको बता दूं, और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोचेगा कि बाबर आजम से तीनों फॉर्मेट में से किसी एक की कप्तानी ली जाए या उन्हें बरकरार रखा जाए। तो अब आइंदा आने वाले दिनों में तमाम वाकयात अनफोल्ड होने जा रहे हैं। अच्छा, अब आप क्या समझते हैं कि टीम अनाउंस होने वाली है, मिसबाउल हक जो है आखिरी टीम अपनी अनाउंस करेंगे, 35 लड़कों की टीम है, 20 इसमें ऑफिशियल होंगे, 55 आदमियों का एक बहुत बड़ा दस्ता जिसमें पाकिस्तान के शाइन भी शामिल हैं, तो आप समझते हैं, जाहिर बात है 35 लड़कों की सिलेक्शन में तो इतना मुश्किल उनको होगा नहीं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि इसमें कुछ चांस है जाहिद महमूद का या ताबिश खान का जो कंसिस्टेंटली डोमेस्टिक सीजन में परफॉर्म करते आए हैं? देखिए एहसान, इन लोगों का अल्लाह के सिवा कोई नहीं, और बाद लोग तो हैरान हो रहे थे कि जब अभी 22 रुकनी दस्ते का ऐलान किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज के लिए, तो कराची का एक भी खिलाड़ी शामिल नहीं था। मैं ये कहता हूं कि अगर सारे के सारे अच्छे खिलाड़ी लाहौर के हैं, खैबर पख्तूनख्वा के, पेशावर के, आप ले उन्हें, लेकिन हैरत है जो कल को क्रिकेट की नर्सरी कहलाता था कराची, जिसने पाकिस्तान को मोहम्मद ब्रदर्स जैसे क्रिकेटर्स दिए, जहां जहीर अब्बास जैसा एशियन ब्रेडमैन क्रिकेट खेलकर परवान चढ़ा, वो कराची के जिसने जावेद मियांदाद जैसा सुपरस्टार पैदा किया, वो कराची जहां राशिद लतीफ, मोइन खान, सरफराज अहमद जैसे विकेट कीपर पैदा हुए। हैरत की बात है कि उसमें एक लड़का भी इस काबिल नहीं था कि 22 खिलाड़ियों में लिया जाता। सिंध का एक लड़का इन्होंने लिया, हैदराबाद का मोहम्मद हसनैन, उसको भी पसंद नापसंद की भेंट चढ़ाया, पहले वनडे में मूसा खान को खिलाया। लोग कहते हैं कि जो क्रिकेटर जो है या तो वो सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन में खेलता रहा या उसका ताल्लुक फैसलाबाद रीजन से हो, मिसबाउल हक उसे बहुत अहमियत देते हैं और यही हुआ। आप मूसा खान चूंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड का हो जो खिलाड़ी, उसको भी अहमियत देते हैं क्योंकि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से वाबस्ता रहे, और यही हुआ कि मिसबाउल हक क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड से वाबस्ता रहे, मूसा खान को उन्होंने पहले खिलाया, जब शोर मचा मोहम्मद हसनैन को खिलाया, उसने वनडे में 5 विकेटें ले दी। जाहिद महमूद जो है वो T20 में भी बेहतरीन उसने परफॉर्मेंस दी, वो यहाँ फर्स्ट क्लास सीजन में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है। आखिर और क्या करेगा? क्या डोमेस्टिक क्राइटेरिया नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सिलेक्शन का, टीम के सिलेक्शन का? मैं हैरान होता हूं कि, और ताबिश खान देखें वो कितने आउट कर रहे हैं, उसको तो ऐसा लगता है, फिर इसी तरीके से जुनेद खान, उसको भी नजरों से गिरा दिया है। तो ये पसंद नापसंद की बुनियाद पर जब टीम मुंतखब करेंगे तो फिर वही होगा जो जिम्बाब्वे के खिलाफ सुपर ओवर में हुआ, जिस तरह से आखिरी वनडे हारे। मैं हैरान हूं कि जाहिद महमूद, मुझे पता चला है, मेरे जराए बताते हैं कि उसका पासपोर्ट नहीं मंगाया। अब पता नहीं उसका पासपोर्ट अगर नहीं मंगाया तो उसका वीजा कैसे लगेगा। अब पता नहीं कि वो उसका नाम उन 35 खिलाड़ियों में शामिल होता है या नहीं होता। आप देखें, असद, आपने अब्दुल्ला शफीक को मौका दिया, बड़ी अच्छी बात है। हैदर अली, खुशदिल शाह, ये यंगस्टर्स हैं। आज जो पाकिस्तान की टीम खेली है एहसान, उसमें 4 लड़के पाकिस्तान के ऐसे थे जो 20 साल के थे, विच इज अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। लेकिन उन लड़कों का क्या कसूर है जो डोमेस्टिक सीजन में अच्छा परफॉर्म करते हैं और सेलेक्टर्स की तवज्जो का मरकज नहीं बनते? मिसबाउल हक को जो दिल में दर्द रखते हैं उन बच्चों के लिए कि जो दिल के आर्जे में मुब्तला है, उनके लिए अस्पताल बना रहे हैं, तो उनको, मिसबाउल हक को अपने दिल में उन क्रिकेटर्स के लिए भी दर्द रखना चाहिए जिन बेचारों का अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। इकबाल बेग साहब, बड़ा मजा आया आपसे बातचीत करके, और आपने अंदर की कई चीजें बात की, आपने दिल के आर्जे का जो है, जाहिर बात है, देखें मैं समझता हूँ कि एज ए ह्यूमन बीइंग तो मिसबा अच्छे हैं, लेकिन पता नहीं उनके जहन में ये क्या है
कि वो सिलेक्ट नहीं कर रहे लोगों को। तो आपसे इंशाल्लाह बात होती जल्दी। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच इकबाल बेग साहब। इट इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू एहसान, बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों, आपने बातें सुनी, मिर्ज़ा इकबाल बेग काफ़ी अपडेट रहते हैं, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप फॉलो करते रहें, क्रिक बूम देखू को इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और नए एपिसोड का हम इंशाल्लाह ताला आपको हर दूसरे तीसरे दिन इसको अपलोड करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि क्रिकेट में क्या हो रहा है, चाहे वो PSL हो, चाहे वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम हो, चाहे वो PCB हो। तो जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।